बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बाजार का आज का पूरा एक्शन तो बताएंगे ही, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। पूछ सकते हैं कोई सवाल तो फोन उठाइए। नंबर हमारा है 02223001634 या फिर आप हमें एक और नंबर पर कॉल कर सकते हैं 02223001635। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और खास मेहमान का परिचय करा दें सेठी फिनमार्ट के विकास। सेठी विकास जी, स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। बजट से एक दिन पहले आज बाजार में उतार चढ़ाव भरा मूड देखने को मिला। सेंसेक्स 50 अंकों की तेजी के साथ 59,500 के पार बंद होने में रहा कामयाब। निफ्टी 13 अंकों की तेजी के साथ 17,662 के लेवल पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी में दिखी 268 अंकों की तेजी। और एडिटर्स टेक में समझते हैं आज बाजार हल्के हरे निशान में क्यों बंद हुए और क्या बाजार का मूड और माहौल आज नजर आया। बजट के ठीक एक दिन पहले भारतीय बाजारों में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ और क्लोजिंग लगातार दूसरे दिन हल्की ही मजबूती के साथ लेकिन हुई हरे निशान में, जो कि राहत का संकेत है। अब ये हरे निशान की क्लोजिंग आई कहां से? वैसे सुबह से ऐसे संकेत आ रहे थे कि शायद अदानी का जो बहुचर्चित 20,000 करोड़ का एफपीओ जो दांव पर था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, वो भरेगा नहीं भरेगा, और भरने के संकेत आ भी रहे थे। फाइनली बाजार बंद होने के ठीक पहले 3 बजे के आसपास ये खबरें आई कि वो एफपीओ पूरी तरह से भर चुका है और इसके बाद हल्की फुल्की रिकवरी के साथ बाजार मुश्किल से हरे निशान में 13 पॉइंट निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर जरूर थोड़ी बेहतर क्लोजिंग 40,650 के आसपास होती हुई नजर आई। एक अच्छी मजबूती बैंक निफ्टी में दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी हल्के हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। उतार चढ़ाव के बीच कारोबार था, नतीजों का भी असर था और बजट से पहले लोग थोड़ी सी पोजीशन बनाने में रुके हुए भी थे, क्योंकि एक और ढेर सारी खबरें और दूसरी ओर सामने बजट। और सिर्फ बजट हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि जो अमेरिकी फेड की तरफ से जो 2 दिनों की बैठक है वो भी आज रात को शुरू हो रही है, उसका भी नतीजा आपको 2 तारीख सुबह समझने को मिलेगा। तो ये ढेर सारा एक्शन है जिसके पहले भारतीय बाजारों ने छोटे दायरे में लेकिन उतार चढ़ाव के साथ कारोबार किया। आज के सेशन में अच्छी बात यही रही, जब भी बाजार नीचे आए निचले स्तरों पर थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला और बंद होते होते दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ बंद होने की कोशिश किए और शांत लेकिन हल्के हरे निशान के साथ बंद होते बाजार। आइए अब विकास सेठी हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। विकास जी, बजट से एक दिन पहले कुछ उतार चढ़ाव सीमित दायरे में कारोबार बाजार में होता हुआ नजर तो आया, पर क्या बजट से पहले कुछ पोजीशन रखना चाहिए? बिल्कुल स्वाति, देखिए आज के बाजार में एक वोलेटिलिटी वाला बाजार था, बट होना भी था बिकॉज कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप थे। एक तो अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ, अब जब हम बात कर रहे हैं तो वो आउट ऑफ द वे हो गया और वो पूरा सब्सक्राइब हो गया, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। मुझे लगता है कल इस ग्रुप के जो स्टॉक्स है अच्छा करने चाहिए, बिकॉज एक बहुत बड़ा डर था वेदर ये एफपीओ सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा। हालांकि रिटेल निवेशकों का पैसा नहीं आया और वो आना भी नहीं था, बिकॉज जब स्क्रीन पे आपके 2900 3000 के लेवल पे है और 3200 में अगर एफपीओ है तो रिटेल इन्वेस्टर्स का तो पैसा आना लाजमी था नहीं। बट ऑल सेड एंड डन, ये एक अच्छी खबर है। और बाकी कल हमारा बजट है तो बजट के दौरान बिल्कुल वोलेटाइल रहते ही है बाजार। हालांकि मेरा ये मानना है कि एक अच्छा बिल्कुल बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड और प्रेगमेटिक बजट होना चाहिए ये, डिस्पाइट द फैक्ट कि इलेक्शन के पहले का लास्ट बजट है ये और देर शाम कल फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा। तो ऑल इन ऑल एक वोलेटाइल सेशन होगा, बट एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा और आगे की दशा बिल्कुल बाजार की कल का दिन तय करेगा। बिल्कुल, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट बजट का दिन और पूरा हफ्ता उसी के हम कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो कल ही पता चलेगा, वो देख पाएंगे। इसलिए हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो बाजार पे, विकास जी, तो कौन से स्टॉक में आपकी स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल पिक करना है तो मुझे लगता है कल के बाजार में रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL जो आज 76 के आसपास बंद हुआ है उसमें खरीदारी करने की सलाह है। एक तो मेरा मानना है कल जो बजट होगा वो डेफिनेटली रेलवे सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। सरकार का एक एम्बिशन है रेलवे में कई सारी नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का और जो रेल से रिलेटेड नई पाइपलाइंस बिछानी है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। तो इन सब का जो बजट में जो एक्स्ट्रा एलोकेशन, एडिशनल एलोकेशन होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर,
तो उसका फायदा पूरे रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और ये एक दमदार कंपनी है जो कि इन तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। एक जबरदस्त 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और जिस तरह से रेलवे पे फोकस है, और सितंबर तिमाही भी बहुत ही दमदार थी। 302 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 222 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक पोजिशनल तौर पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 95 का, स्टॉप लॉस रखना है 65 का। पोजिशनल खरीदारी आरवीएनएल में करने की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से। विकास जी, लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक कौन सा रहेगा आपका? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को लंबी अवधि के नजरिए से खरीदना है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे ग्रीव्स कॉटन में खरीदारी करनी चाहिए। 145 के आसपास ये स्टॉक आज बंद हुआ है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, नाम से ऐसे लगता है टेक्सटाइल कंपनी होगी, बट ये ऑटो इंजन्स मतलब डीजल इंजन्स बनाने वाली कंपनी, और ऑटो सेक्टर के अलावा भी और कई सारे सेक्टर्स जैसे फार्म इक्विपमेंट, फिर पावर इंडस्ट्री, इन सब के लिए इंजन्स बनाती है। बट और मार्की क्लाइंट लिस्ट है यहाँ पे, जितने बड़े ओईएम्स है, चाहे वो टाटा मोटर्स है, एमएनएम है, पियाजियो है, इन सबको कैटर करती है। बाकी जो मेन ट्रिगर है वो रहेगा कंपनी का सीरियस 4A इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारोबार में। इन्होंने एक एम्पियर व्हीकल्स नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया था और उसके बाद से एक सीरियस प्लेयर हो गई। और हाल ही में जो ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें भी इसने 6 2 और 3 व्हीलर्स के अपने ब्रांड्स या प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, तो उसका भी फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छे नतीजे थे, और सबसे अच्छी बात है अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ स्टॉक है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 200 रुपए। ओके, तो लंबी अवधि का खरीदारी का स्टॉक ग्रीव्स कॉटन में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। विकास सेठी की राय यहाँ पर आ रही है। ओके, तो असम से इस वक्त हमारे साथ पहले कॉलर है संदीप। संदीप जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार। मैम, मेरे पास आईओसी का 100 शेयर है, 82 का लिया हुआ है, तो अभी मुझे क्या होल्ड करना चाहिए या निकल जाइए? ओके, आईओसी में हल्का फुल्का नुकसान झेलते हुए संदीप जी, आईओसी में क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल रख सकते हैं ये विकास जी? बिल्कुल स्वाति, संदीप जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की, बिकॉज मुझे लगता है जिस तरह से जो क्रूड के भाव गिरे हैं और प्लस भारत को जो एक रशिया से सस्ता क्रूड मिल रहा है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा आईओसी को होता है, और वो इस तिमाही के जो नतीजे उसमें देखने को भी मिलेगा। बिकॉज इन्होंने रिटेल प्राइसेस कम नहीं करे हैं। मुझे लगता है ये जितनी भी अंडर रिकवरीज थी वो हो जानी चाहिए कंप्लीट, तो अब ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ से अच्छा कर सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। आईओसी होल्ड करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। तो ये तो हुई आईओसी की बात। जयपुर से सुशील जी से भी बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। सुशील जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मेरा 3 स्टॉक पे सवाल है। मैं इंडिया सीमेंट लिया हुआ है मेरा 253 पे, कॉफी डे लिया हुआ है 70 पे, और एआईए इंजीनियरिंग लिया है 2850 में। ओके, इंडिया सीमेंट्स, कॉफी डे और तीसरा कौन सा स्टॉक बोला आपने? आईए इंजीनियरिंग। ओके, बिल्कुल। तो तीनों ही स्टॉक पर एक एक करके राय लेना चाहेंगे आपसे विकास जी, क्या करें ये? आपको क्या लगता है तीनों स्टॉक्स में स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? होल्ड करें या निकल जाएं? देखिए स्वाति, सुशील जी को सलाह रहेगी, पहले तो इंडिया सीमेंट एक अच्छी कंपनी है। हालांकि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई है और वो इन लाइन विद द मार्केट या सीमेंट सेक्टर में जो गिरावट आई उसके कारण से भी गिरावट आई। इनकी खरीद ऊपर के लेवल्स की है, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। आने वाले दिनों में और कल खास करके बजट में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड बढ़ता है तो उसका एक फायदा सीमेंट सेक्टर को देखने को मिलेगा। तो इंडिया सीमेंट इज अ होल्ड। जहां तक कॉफी डे का सवाल है, इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक फंडामेंटली एक वीक स्टॉक है और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। और एआईए इंजीनियरिंग पे मैं बुलिश हूँ, एक दमदार क्वालिटी की इंजीनियरिंग कंपनी है, और मेरा कल के बजट से भी जो प्राइवेट केपेक्स को सरकार का जो इम्पेटस देना है वो बिल्कुल लगता है। मुझे लगता है सरकार डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी और उसका एक बहुत बड़ा फायदा एआई इंजीनियरिंग जैसी एक सॉलिड कंपनी को होगा। तो इसमें बने रहने की सलाह है। मुझे लगता है अगर इसमें 9 से 12 महीने तक बने रहेंगे तो यहाँ से कम 20% के अपसाइड यहाँ से और देखने को मिल सकता है। ओके, तो इंडिया सीमेंट होल्ड, कॉफी डे से एग्जिट करने की सलाह और एआई इंजीनियरिंग को भी होल्ड करने की राय आ रही है विकास जी की तरफ से। दिल्ली से राजेश जी इस वक्त हमारे साथ है। राजेश जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? ओके, सवाल इनका था वोडाफोन आइडिया पर कुछ 450 का नुकसान अभी झेल रहे हैं इनकी खरीद के हिसाब से। 1000 शेयर इनके पास है वोडाफोन आइडिया के। विकास जी, क्या लगता है स्टॉक में क्या कर सकते हैं ये?
नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है राजेश जी इस स्टॉक में। मुझे लगता है इस स्टॉक से कोई भी उछाल में आपके भाव के आसपास या अगर लॉस बुक करना छोटा नुकसान है, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। और आई थिंक ही शुड लुक फॉर सम अदर गुड क्वालिटी स्टॉक एंड गुड सेक्टर। ओपन आइडिया से निकलने की सलाह इस वक्त आपके पास आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की तरफ से। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है हमारे पास आगरा से भूपेश शर्मा साहब का। BHEL इनके पास है विकास जी, 500 शेयर है, 80 की खरीद ये बता रहे हैं। जानना चाह रहे हैं कि BHEL में मीडियम टर्म का नजरिया अभी फिलहाल क्या रखना चाहिए, नुकसान की भरपाई का यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं ये? नहीं स्वाति, बिल्कुल भूपेश जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में भी बने रहने की। एक अच्छी क्वालिटी की PSU कंपनी है और ये जितनी बातें अभी मैंने करी, जो अगर मैन्युफैक्चरिंग को, प्राइवेट केपेक्स को अगर सरकार बढ़ावा देती है तो उसका एक फायदा BHEL को होगा। और खास करके अगर पावर सेक्टर पे भी सरकार का फोकस है तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी BHEL जैसी कंपनी होगी। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इनके खरीद प्राइस के आसपास ही स्टॉक अभी भी ट्रेड करता है। डेफिनेटली यहाँ से अच्छे अपसाइड आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह। BHEL होल्ड करें, बने रहें, ये सलाह रही है विकास सिटी की तरफ से। नवी मुंबई से सोनू हमारे साथ हैं। सोनू जी नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास रोजरी बायोटेक है, 950 का बाइंग प्राइस है और 100 शेयर है, तो उसमें होल्ड कर सकते हैं या नहीं? ओके, आपका नजरिया कब तक होल्ड करना चाह रहे हैं आप? मेरा लॉन्ग टर्म का है, 5 साल तक का है। ठीक है, 5 साल का तक का नजरिया ये लेकर चल रहे हैं। खरीद इनकी ऊंची है और नुकसान भी काफी है। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी लंबी अवधि के लिए? रोजरी बायोटेक कैसा लग रहा है आपको विकास जी? देखिए, ये स्टॉक भी अपने हाइट से बहुत पिट गया है, 1250 तक के हाइट से इसके, और निवेशक ने भी बहुत ऊंचे लेवल्स पे लिया है इस स्टॉक को। हालांकि फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, बट करंट लेवल्स पे भी गिरावट के बाद मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं और कुछ अपसाइड बिल्कुल बन सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। बिल्कुल होल्ड करें रोजरी बायोटेक पर। जलगांव से किरण हमारे साथ है। किरण जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? नमस्कार मैडम जी। मेरा जोमेटो है, 116 से बाइंग है मैडम मेरी। मैंने एवरेज किया है, 80 रुपये अभी चल रहा है, 300 शेयर है मेरे। ओके, तो नुकसान की भरपाई स्कोप लग रहा है आपको विकास जी जोमेटो में? देखिए स्वाति, इनके लेवल्स तो आने बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं हाल फिलहाल तो, बिकॉज कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें काफी दिक्कतें हैं। और ये जो फैंसी था पहले, जो न्यू एज बिजनेसेस के टुवर्ड्स जो बाजार बिल्कुल फैंसी था और चेज कर रहा था, उस तरह की अब बातें नहीं है। बट जिन लेवल्स पे अब ये स्टॉक है, यहाँ से डेफिनेटली 60-65 तक के अपसाइड बिल्कुल नजर आते हैं। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे होल्ड करें और उन लेवल्स पे फिर लॉस बुक करके कोई दूसरे स्टॉक में अगर निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जोमेटो निकले, सलाह यही आ रही है आपके पास विकास जी की तरफ से। जयपुर से संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? हाँ मैडम, मेरे पास अरविंदो फार्मा है, 80 शेयर, 786 रुपीज। ओके, तो और इस पे क्या लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ क्या? इस पे लॉन्ग टर्म होल्ड करने की सलाह रखेंगे आप विकास जी? औरो फार्मा पर इनकी भी ऊंची खरीद है और नुकसान पर है अभी, ये क्या स्ट्रैटेजी देने की सलाह रहेगी? अगेन स्वाति, एक फार्मा स्पेस का एक वीक काउंटर है, वीक स्टॉक है, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है औरोबिंदो फार्मा से। मुझे लगता है कंपेयर टू औरोबिंदो फार्मा, एक सन फार्मा या डीवीज लैब या डॉक्टर रेड्डी, इस तरह के स्टॉक में अगर निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एग्जिट है औरोबिंदो फार्मा से एंड स्विच टू वन ऑफ दीज स्टॉक्स। तो औरो फार्मा से आप एग्जिट लें, सलाह आपके पास आ रही है। डीवीज लैब एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, यहां पर जरा जरूर ध्यान दीजिएगा। ये सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए। अगला सवाल जो आ रहा है हमारे पास वो लेते हैं, सोशल मीडिया पर आया है और 2 स्टॉक्स पर सवाल पूछे। मुजफ्फरपुर से चंदन कुमार, चंदन जी का सवाल है, एक तो BPCL पर है और दूसरा HDFC AMC पर इनका सवाल है। BPCL के इनके पास 506 शेयर हैं, 428 इनकी खरीद है, ताजा भाव से काफी ऊंची खरीद है, 42,000 का नुकसान भी झेल रहे हैं। HDFC AMC के 45 शेयर हैं और 2700 की खरीद इन्होंने हमें बताई है, जिस पर भी ये नुकसान में ही है। दोनों ही स्टॉक में नुकसान, क्या करें सर?
देखिए स्वाति, चंदन जी को सलाह रहेगी दोनों स्टॉक में बने रहने की। जहां तक बीपीसीएल का सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले आईओसी के कंटेक्स्ट में मैंने कहा भी था कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको इस क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट्स की उम्मीद है, बिकॉज एक तो क्रूड के प्राइसेस गिरे हैं और रशिया से सस्ते में क्रूड खरीद रहे हैं, और दूसरा जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वहां पे कोई गिरावट आई नहीं है। तो मुझे लगता है बीपीसीएल वुड डू वेल फ्रॉम हियर। और बाकी जहां तक एचडीएफसी एएमसी का सवाल है, एक दमदार कंपनी है, दमदार स्टॉक है, भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। स्टॉक में हालांकि अपने ऊपरी लेवल से गिरावट आई है, निवेशक ने ऊंचे लेवल्स पे लिया है, वहां से नुकसान में बैठे हैं, बट यहाँ से अच्छे अपसाइड हो सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी एचडीएफसी एएमसी। तो आइए अब समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत। समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, दो तरीके से इस बाजार को देखना होगा कल। एक तो सुबह 11 बजे के पहले बजट का भाषण शुरू होने के पहले देखते हैं वहां किस तरह का मूड माहौल बनता है, और एक बजट भाषण के दौरान और उसके बाद। जहां तक बजट भाषण के पहले का सवाल है, अदानी के एफपीओ भरने से थोड़ा सा सेंटीमेंट ठीक जरूर हुआ, लेकिन फिर भी इवन अदानी एंटरप्राइजेज जो अपने एफपीओ की रेंज से काफी नीचे, और बाकी शेयरों में भी अभी पूरी तरह से अच्छी रिकवरी आना बाकी है। तो कल इस एफपीओ के भर जाने के बाद अदानी ग्रुप के शेयर अपनी मजबूती बरकरार रख पाते हैं, बढ़ाते हैं, या फिर फिसल जाते हैं, तो सुबह सुबह मूड माहौल वहां से डिसाइड होगा। हालांकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे थे, नेस्डेक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत थोड़े से धीमे सुस्ती के हैं फेड की मीटिंग के ठीक पहले, लेकिन कल हम अपने संकेतों के दम पर ज्यादा ट्रेड करना पसंद करेंगे। देखते हैं आज की हल्की खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के बाद बाजार कितने हल्के हैं ट्रेडिंग पोजीशन के लिहाज से, और एफआईज की तरफ से डेटा क्या आते हैं। सो जहां तक सवाल है लेवल्स का, 17,500 17,550 ये सुबह सुबह आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा बजट के पहले, और ऊपरी स्तरों पर 17,750 17,800 ये रुकावट की रेंज होगी बजट से ठीक पहले। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, जो सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी पर बजट से पहले वो 40,150 से 40,300 की रेंज का रहेगा, और ऊपरी स्तरों पर 41,000 से लेकर 41,200 वो रेंज होगी जो बजट से पहले हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगी। और उसके बाद तो जो कुछ बजट में होगा उसी के दम पर हमें कल आगे बढ़ना है। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी हमारे साथ है। राजेश जी, बहुत स्वागत है। कल का इंपॉर्टेंट डे, बजट डे, कहां पर स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, मार्केट में बजट के पहले एक अच्छा बड़ा करेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं हेल्दी करेक्शन, मार्केट में देखने को मिला। और जो एक मार्केट में एक अडानी इंटरप्राइज के एफपीओ को चल के एक अनसर्टेनिटी थी, वो भी आज कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होते हुए दिखी। तो हमें लगता है कि मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग जो बना, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अगर हम देखें, दोनों इंडेक्सेस में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा, और काफी लार्ज कैप स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पे एक वैल्यू बाय था। तो हमें लगता है कल के सेशन में एक अपमूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट यहाँ से 17,750 17,800 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। इस मूव को प्ले करने के लिए हम 17,700 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह देंगे। हालांकि प्रीमियम थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हम बजट इवेंट के पहले ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रीमियम हायर साइड पे। बट हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने, यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। तो 17,700 की कॉल ऑप्शन बाय करनी, 165 के आसपास क्लोज हुई है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 130 का, और टारगेट होंगे करीब 220 के। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है फर्टिलाइजर सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। हमें लगता है बजट में भी एग्री और फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग का रुझान देखने को मिला है बजट के पहले फर्टिलाइजर स्पेस में। चंबल फर्टिलाइजर पे फोकस है। जिस तरीके के सेटअप है, हमें लगता है यहाँ पे 330 335 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो चंबल फर्टिलाइजर बाय किया जा सकता है 307 के स्टॉप लॉस से। जी धन्यवाद राजेश जी, कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमसे शेयर करने के लिए। और विकास जी, कल की खरीदारी का स्टॉक? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए खरीदारी करनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। इस एसबीआई जो आज 553 पे बंद हुआ है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने, जब से ये अडानी का जो फियास्को हुआ, उसके बाद से हमने जो पीएसयू बैंकिंग और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों में अच्छी खासी गिरावट देखी। एसबीआई में भी बहुत भारी गिरावट आई है, बट मुझे लगता है आज जब ये अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, तो उससे भी थोड़े सेंटिमेंट्स में सुधार होगा। बाकी इसके शुक्रवार को नतीजे भी, और नतीजे जिस तरीके के पब्लिक सेक्टर बैंक से आ रहे हैं,
मुझे कोई दो राय नहीं है कि इसके भी नतीजे तोड़फोड़ होंगे। तो मैं इस पे पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कल के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 570 का मेरा कल का टारगेट है, 545 का स्टॉप लॉस रखना। बिल्कुल, इंट्राडे खरीदारी एसबीआई में खरीदारी की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से। धन्यवाद विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।